हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई थिंक आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा छोटा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के मुख्य फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, जिसमें पहले हम लोग अवतल दर्पण के लिए प्रूफ करेंगे, फिर हम लोग प्रूफ करेंगे उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए चेक करते हैं कि दर्पण के मुख्य फोकस और वक्रता त्रिज्या में संबंध। सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो किस दर्पण के लिए बात करने वाले हैं? अवतल दर्पण के लिए बात करने वाले हैं। यानी हम लोग बात करेंगे अवतल दर्पण में, ठीक है ना। इन कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में देखिए इसका इंपॉर्टेंट सबसे क्या है, इन कॉनकेव मिरर। फिगर थोड़ा सा ज़रूरी है, बाकी सब चीज़ें आपका आसान होगा, आसान भाषा में आप समझ जाएंगे। फिगर समझिएगा, फिगर हम यहाँ पे आपको बना रहे हैं, शायद से आपको यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा होगा। ये हमारा क्या है, देखिए अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं तो दर्पण भी कौन सा बनाएंगे, अवतल दर्पण का। ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण का क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक है ना। यहाँ पे इसको बोलते हैं, ये हमारा क्या है, ध्रुव है। अच्छा, दर्पण के समांतर आने वाली किरणें कहाँ से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के, मुख्य फोकस से। तो ये हमारा मुख्य फोकस है और यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र। ध्यान से बातें को समझिएगा। पहला प्रकाश ऐसे गया, समांतर जाने वाली किरणें कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस पर। यानी ये आपतित किरण है, ये कैसी किरण है, परावर्तित किरण। यहाँ पे हमें अभिलंब खींचना है इस बिंदु पर, जहाँ पे आपतन बिंदु, देखिए जहाँ पे आपतित किरण गिरती है वही क्या होता है, आपतन बिंदु होता है। इस आपतन बिंदु पर हमें अभिलंब खींचना है। ये देखिए जो दर्पण हमने बनाया है वो एक गोला होगा और गोला के किसी भी बिंदु पर अगर आपको 90 परपेंडिकुलर खींचना है तो उसके केंद्र से उस बिंदु से मिला दीजिए। केंद्र से उस बिंदु पर मिलाइए, 90 अंश का कोण बनाएगा। जैसे यहाँ 90 अंश का कोण बनाना है तो केंद्र से मिला दीजिए, 90 अंश का कोण बन गया। वैसे इस गोले का ये क्या है, केंद्र है। हमें इस बिंदु पर क्या करना है, 90 अंश बनाना है, परपेंडिकुलर डालना है। तो इसको क्या करते हैं, इससे ऐसे मिला देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर है कि नहीं। ये आपतित किरण, ये अभिलंब, ये परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, ये तो पता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। दोनों कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। चलिए चीजों को क्लियर करके एक एक करके सारे चीज डाउट्स आपके क्लियर होंगे। ये मान लेते ए है, बी है, पी, ठीक है, ओके। चलिए सबसे पहले ये कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी कोण ए बी सी, कोण ए बी सी इज इक्वल टू किसके, सी बी एफ के, सी बी एफ के। यानी कि कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। परावर्तन के नियम से आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये समांतर रेखा है, ये रेखा इसको काट रही है। दो चीजें यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। ये देखिए ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। ये एक रेखा इसको काट रही है, ये वाला रेखा इसको काट रही है। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा क्या, क्यों, एकांतर कोण। यहाँ पे देखिए जेड नुमा आकृति बनती है, जहां जेड नुमा आकृति वहां एकांतर कोण। यानी यहां देखिए जेड नुमा आकृति बन रही है, दोनों समांतर रेखाओं के बीच में ये जेड नुमा आकृति बन रही है, जेड नुमा आकृति बन रही है। यानी ये कोण अगर आई है तो ये वाला कोण भी आई होगा। क्यों होगा, क्योंकि एकांतर कोण है, ठीक है। वही लिख रहे हैं फिर से, चूंकि कौन सा कोण, ए बी सी इज इक्वल टू किस कोण के, बी सी एफ के। क्यों, एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए ये लाइन हम लोग मिटा देते हैं, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा यहाँ पे देखिए,
ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, यानी राइट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी ये कोड इस कोड के बराबर हो गया। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, राइट साइड बराबर तो लेफ्ट साइड भी बराबर, यानी सी बी एफ इज इक्वल टू बी सी एफ। ठीक है ना, यानी कौन कौन कोड बराबर हो गया, ध्यान से समझिए। सी बी एफ यानी ये कोड, बी सी एफ यानी बी सी एफ यानी इस कोड के बराबर हो गया, ये वाला कोड इस वाले कोड के बराबर। क्लास 10th में हमने एक प्रमेय पढ़े हैं त्रिभुज वाले चैप्टर में, क्या पढ़े हैं कि समान भुजाओं के समान कोणों के सामने की जो भुजाएं होती है वह भी समान होती है। ये कोण बराबर, इसके सामने की भुजा ये, इसके सामने की भुजा ये बराबर। देखिए सबसे पहले कौन सा कोण हमने लिया, सी बी एफ यानी ये वाला कोण, इसके सामने की भुजा ये वाला यानी सी एफ इज इक्वल टू बी सी एफ। देखिए बी सी एफ ये है, इसके सामने का भुजा, इसके सामने का भुजा क्या है हमारे पास, बी एफ है। ये समीकरण नंबर 3। क्यों बराबर है, रीजन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं समान कोण के सामने की भुजा, समान कोण के सामने की भुजा। एकदम इजी है कि नहीं है, सामने की भुजा। चलिए अब देखते हैं आगे की कहानी। सरल है, बहुत सरल है, थोड़ा सा को केयर करना है, ध्यान देना है। सी एफ इज इक्वल टू बी एफ हो गया, ओके। अगर ये जो बिंदु B है, ये वाला जो बिंदु B, ये इससे दूर ना हो करके इस P के जस्ट बगल में होता, यही कहीं होता, मान लेते यही कहीं हमारा बिंदु होता। ये जो बिंदु B है ये दूर है इस P से ना, लेकिन हम मान लें कि दर्पण की वक्रता बहुत कम है और ये बिंदु B इस P के बहुत नजदीक है। इस बात को लिखते हैं, यदि दर्पण की वक्रता कम हो, दर्पण की वक्रता कम हो और बिंदु B P के समीप हो, P के क्या हो, समीप हो, बहुत नजदीक हो, तब क्या होगा, ये इसके जस्ट बगल में होगा तो ये दूरी और ये दूरी, ध्यान से देखिएगा, ये वाली दूरी और ये वाली जो दूरी लगभग बराबर होगी। जैसे यहाँ पे हमारा ये बिंदु B है, यहाँ से दूरी नाप रहे हैं, P है, इसी के जस्ट बगल में हो गया B, तो जितनी दूरी ये लगभग उतनी ही दूरी ये भी होगी, यानी FP और FB लगभग बराबर होंगे। अतः क्या हो जाएगा हमारे पास, FP लगभग बराबर हो जाएगा किसके, FB के या BF के। चले यहां से PF यानी ये वाली दूरी इसके यानी BF के समीकरण नंबर 4। ये बात समझ पाए कि नहीं पाए, क्लियर है कि नहीं है। अगर ये जो बिंदु यहाँ इसके जस्ट बगल में होता तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी लगभग बराबर होगी, उसी बात को हमने लिखा है। समीकरण 3 और 4 को ध्यान से देखिए, समीकरण 3 व समीकरण 4 से। समीकरण 3 हमारे पास कहाँ है, यहाँ राइट हैंड साइड में BF, इधर भी राइट हैंड साइड में BF। जब राइट हैंड साइड बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि CF इज इक्वल टू PF। ये समीकरण नंबर 5 कर देते हैं। बस इतना समझ में आ गया तो बस अब नॉर्मल है, आसानी से आप लोग प्रूफ करेंगे। देखिए ये पूरा CP हम लेकर के चलते हैं, CP को क्या क्या लिख सकते हैं आप बताइए। ये पूरा इसको इतना प्लस इतना लिख सकते हैं क्या, इतना प्लस इतना, इस पूरे को इतना प्लस इतना लिख सकते हैं क्या, लिख देते हैं, यानी CF प्लस FP, CF प्लस FP या PF भी कह सकते हैं। CP, इस CF के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, PF लिख सकते हैं, और FP को भी PF लिख सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, FP या PF एक ही चीज है, ठीक है ना। CP इज इक्वल टू PF कितने PF, 2PF। CP ध्यान से देखिए क्या है, ये दूरी C से P से C के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं तो कैपिटल R लिख दिया। 2PF इतनी दूरी
फोकस दूरी को F से प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी ये 2 इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, यानी F इज इक्वल टू R/2 होगा। F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R/2। ये है अवतल दर्पण में F और R के बीच का संबंध। आप चाहे तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कहेंगे कि जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी के दुगुने के बराबर होती है। यहाँ पे कहेंगे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। ठीक है, तो ये है हमारा दर्पण के मुख्य फोकस और वक्रता त्रिज्या में संबंध। इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसान है, आसानी से आप लोग कर भी पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। फिगर समझ में आया होगा, एकदम चीजें क्लियर है। ये हमने कहाँ से लिखा, ये कहाँ से लिखा, इसको हमने परावर्तन के नियम से लिखा। परावर्तन का नियम क्या कहता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन के नियम से ये वाला जो लाइन हमने लिखा परावर्तन के नियम से, ये एकांतर कोण बना रहे थे, राइट हैंड साइड बराबर थे, नहीं लेफ्ट बराबर थे, राइट भी बराबर हो गए, बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर, भुजाएं भी बराबर हो गई। उसके बाद ये बिंदु अगर B यहाँ पे होता तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होता, लिख दिया। इन दोनों इक्वेशन का तुलना किया, इतना आ गया, इसको ये प्लस ये लिख दिया, सॉल्व कर दिया, आ गया। एक नंबर में एकदम आसानी से समझ पाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण में। नोट कर लिए, चलिए रफ करते हैं। अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण में, यानी उत्तल दर्पण में कैसे दोनों के बीच संबंध निकाला जाता है। ठीक है, चलिए अवतल दर्पण आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरा उत्तल दर्पण के लिए। ये भी बहुत ही ईजी है। उत्तल दर्पण के लिए या फिर उत्तल दर्पण में इन कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण में चलिए सबसे इंपॉर्टेंट फिगर होता है। फिगर अगर आप लोग समझ गए तो चीजें एकदम आसान, बड़ी आसानी से कर पाएंगे। चलिए देखिए, उत्तल दर्पण में हमें बनाना है तो सबसे पहले कौन सा दर्पण बनाएंगे, उत्तल दर्पण बनाएंगे। ये हमारा उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में अंदर वाला भाग पालिश किया होता है, हाँ बना दिया। ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष। ये हमारा क्या है, ध्रुव P, ठीक है ना, P है। अब चलिए यहाँ पे मुख्य फोकस होगा, यहाँ पे क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। सपोज करते हैं कोई प्रकाश की किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर आई, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से होती हुई जाती प्रतीत होती है। तो इसको जब आप ऐसे पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ से होकर जा रही है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। अच्छा, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर हमें जरूरत है अभिलंब की। हमने बताया ये गोला है, इस गोले के किसी भी बिंदु पर अगर अभिलंब खींचना है तो उसके केंद्र से मिला दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो रेखा है इसके केंद्र से इस बिंदु को क्या करते हैं, मिला देते हैं। इसके केंद्र से इस बिंदु को हमने मिला दिया। ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब हो गया। देखिए ये केंद्र, ये बिंदु मिला दिया, अभिलंब हो गया। गोले का तो यही नियम है, अभी तो पढ़ा इसी वीडियो में। चलिए ये यहाँ पे क्या है, आपतन कोण और अभिलंब। ये हमारा नॉर्मल है, अभिलंब है। ये मान लेते हैं A है, ये मान लेते हैं B है। ये आपतित किरण, ये अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण। यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, R है। ये क्या है, R। क्यों, परावर्तन और अभिलंब, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। चूंकि देखिए चीजें क्लियर करते हैं, ये मान लेते हैं हमारा N है या फिर यस है, मान लेते हैं परावर्तित किरण। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। परावर्तन के नियम से वही चीज लिखने जा रहे हैं, यानी कोण ABN इज इक्वल टू कोण S कौन सा, BN। ये दोनों बराबर कोण हैं, यानी कि कोण I इज इक्वल टू कोण R। मान लेते हैं ये थीटा है, हमने माना। ये कहाँ से लिखा, परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है ना, IR दोनों को हमने क्या मान लिया, थीटा, यानी ये कोण भी थीटा, ये कोण भी क्या है, थीटा है। अच्छा, ये कोण क्या होगा, ये वाला कोण का मान कितना होगा, कोई बता सकता है, बताइए।
यहाँ पे इस कोण का मान कितना होगा। ध्यान से समझिए, ये कोण किस किस के बीच बन रहा है, एक ये लाइन के बीच बन रहा है, दूसरा ये लाइन के बीच बन रहा है। देखिए ये जो कोण बन रहा है ये इन्हीं दोनों लाइनों के बीच बन रहा है, इन्हीं दोनों लाइनों के बीच बन रहा है। हम लोग जानते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये अगर थीटा है तो इसके सामने वाला भी थीटा। इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, अर्थात आमने सामने वाले कोण। तो ये कोण अगर आर है, देखिए यही दोनों रेखाएं हैं ना, तो ये कोण अगर आर है तो ये कोण भी हमारा क्या होगा, आर ही होगा। लेकिन इन दोनों को हमने क्या मान रखा है, थीटा, अर्थात ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इसी बात को लिख रहे हैं कोण एन बी एस, कोण एन बी एस इज इक्वल टू, ये थीटा है किसके बराबर है, इसके, यानी एफ बी सी, कोण एफ बी सी इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू थीटा है, बराबर है तो ये भी थीटा। कहाँ से, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण अर्थात आमने सामने के कोण, शीर्षाभिमुख कोण। इतनी बात समझ में आई क्या, यहां से क्लियर है कहानी। अब एक और चीज यहां पे समझना है, ये जो रेखा हमने खींचा है, ये जो रेखा हमने खींचा, इस रेखा को ऐसे आगे बढ़ा देते हैं, ऐसे हमने आगे बढ़ा दिया समझने के लिए। ये इसके समांतर है, दो रेखाएं हैं समांतर, अगर एक तीसरी रेखा काट रही, ये वाली जो रेखा है, नॉर्मल वाली बात है, मान लेते हैं ये एन है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, और ये वाली रेखा क्या है हमारा, यहाँ पे हमने बना दिया है पी है, ठीक है ना। अगर ऐसी कंडीशन हो, देखिए ये रेखा यानी ये रेखा, ये वाली रेखा इसको काट रही है, ये वाली रेखा इसको काट रही है, ये देखिए ये जो समांतर है, ये जो अभिलंब है, इसके बीच कोण थीटा, ये कोण थीटा, तो ये कोण भी कितना होगा, सी वाले के साथ भी थीटा। क्यों, क्योंकि सम्मुख कोण, संगत कोण क्या है, बराबर है, देखिए इस रेखा के एक ही साइड के ऊपर वाले कोण संगत कोण होते हैं। देखिए ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, एक ही रेखा के साइड है, हाँ इसी साइड है, ऊपर ऊपर बराबर संगत कोण। यानी ये अगर थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। क्यों थीटा होगा, संगत कोण से होगा। इतनी बात समझ पाए कि नहीं, इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे, फिगर में नहीं दर्शाएंगे। तो इसी चीज को लिखने वाले हैं कि कोण ए बी एन, कोण ए बी एन इज इक्वल टू किसके, एफ सी बी के, एफ सी बी के, यानी कोण एफ सी बी के। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। कहाँ से, संगत कोण है तो संगत कोण कर दिया। अब ध्यान से समझिए, यहां से देखिए ये पार्ट भूल जाइए, इस साइड वाला पार्ट भूल जाइए, इसको बोले इक्वेशन नंबर एक ही है, हाँ ये इक्वेशन नंबर 2। इस पार्ट को भूल जाइए, इतना आप भूल जाइए, ठीक है ना, इधर वाला भूल जाइए, केवल इतना देखिए, ये दोनों इक्वेशन का राइट साइड बराबर है, इधर भी थीटा इधर भी थीटा, तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा, बराबर, यानी ये कोण इस कोण की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अतः समीकरण 1 और 2 से, अतः समीकरण 1 व 2 से ये थीटा तो ये भी थीटा, यानी कोण एफ बी सी इज इक्वल टू कोण एफ सी बी। एफ बी सी कहाँ है, एफ बी सी यानी ये वाला कोण, एफ सी बी यानी ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। अब हम इस त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज एफ सी बी में, त्रिभुज एफ सी बी में ये कोण बराबर है, तो इसके सामने की जो भुजा होगी वह भी क्या बराबर होगी, तो एफ बी सी इसके सामने की भुजा कौन सी है, एफ सी इज इक्वल टू एफ सी बी है, तो एफ सी बी यानी इसके सामने का भुजा क्या है, बी एफ है। क्यों, समान कोण के सामने की भुजा, समान कोण के सामने की भुजा, ठीक है ना, समान कोण के सामने की भुजा। चलिए इसको हम लोग ले देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इतना समझ गए तो वही पुरानी कहानी जो हम लोगों ने अवतल दर्पण में किया था, यहाँ भी करना है। करना ये है कि अगर ये बिंदु B इस P के बहुत नजदीक हो जाता,
ये बिंदु B जो है इस P के क्या है, बहुत नजदीक हो जाता। यदि दर्पण की वक्रता कम हो, यदि दर्पण की वक्रता कम हो, वक्रता कम हो और बिंदु B P के अत्यंत समीप हो, अत्यंत समीप हो, जब बहुत समीप हो तब क्या होगा बताइए, तब क्या होगा बताइए, तब ये FP और जस्ट BC के बगल में है, तो FP और FB, देखिए FP और FB दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। F या PF करते हैं, ध्रुव से दूरियां लेता है, ठीक है, इज इक्वल टू BF। समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 को देखिए। समीकरण 3 व 4 से समीकरण 3 और 4 क्या कर रहा है, देखिए राइट साइड BF, राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अतः FC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर, PF। समीकरण नंबर 5। अब यहां तक हो गया, बस हमें क्या करना, इस पूरे को लेना है। पूरा कितना है, PC, पूरा कितना है, PC। PC क्या होता है, PF प्लस FC। बताइए टोटल को इतना प्लस इतना तो लिख सकते हैं, यानी PF प्लस FC। PC इज इक्वल टू PF। इस FC के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, PF। FC के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, PF लिख सकते हैं। PC इज इक्वल टू PF कितने, PF 2PF। यानी PC देखिए, PC कितना है, पूरा वक्रता त्रिज्या यानी R है, 2PF, P से F के बीच की दूरी फोकस दूरी, R इज इक्वल टू क्या हो गया, 2PF। यानी कि जो आपका वक्रता त्रिज्या होता है वह फोकस दूरी के फोकस दूरी के दुगुने के बराबर होता है। इसी को और क्या लिख सकते हैं, ये दो गुणे में है, इधर आएगा भाग में, यानी F इज इक्वल टू R/2, ये भी आप लिख सकते हैं। तो इन दोनों में से आप चाहे जो लिखना चाहें। अगर इसको शब्दों में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, कहेंगे कि वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुने के बराबर होती है। क्या कहेंगे, दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुने के बराबर होती है। दूसरा चीज कर रहा है, या फिर इससे कहेंगे तो दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। ये है हमारा उत्तल दर्पण के लिए। इसके पहले हम लोगों ने अवतल दर्पण के लिए पढ़ा था। अवतल दर्पण के लिए भी चीज़ें बहुत ही आसान थी, एकदम आसानी से हमने चीज़ों को किया। फिर यहाँ पे हमने पढ़ा उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण में भी यहाँ तक की कहानी एकदम आसान है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है और चीज़ें आपका एकदम क्लियर हो गई हैं। नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल हो, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।